हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, यानी कि हम लोग गैस की विलीयता एक लिक्विड के अंदर कैसे होती है वो पढ़ेंगे। अब गैस इन अ लिक्विड कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट हमारा गैस के फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड के फॉर्म में होगा, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, तो क्या अब हम जानते हैं ऐसा एग्जाम्पल जिसमें लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व हो? तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, पेप्सी हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व होती है। कौन सी गैस? कार्बोनेटेड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर उस बोतल के अंदर डिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप इस कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को खोलते होंगे, उसके ढक्कन को, तो फिस की आवाज़ करते हुए उनमें से क्या होता है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है गैसें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई प्रेशर पे उस बोतल के अंदर उसे पैक किया गया था। जैसे ही आप उस ढक्कन को खोलें तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वो बाहर फेंकने लगता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं, जैसे एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जलीय जीवन। जल में जो रहने वाले जंतु हैं उनका जीवन किस प्रकार चलता है। उन्हें भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो तो जल में है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा होगा? तो ऑक्सीजन जो है जल के अंदर घुली हुई है, जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। तो यह भी एक उदाहरण है गैस इन लिक्विड का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि गैस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और तीसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये सभी चीज मिलकर क्या करते हैं, हमारे गैस की विलयता को प्रभावित करते हैं। जैसे नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या है कि गैस की प्रकृति और सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसमें गैस कितनी मात्रा में डिजॉल्व होगी। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया कि जल के अंदर ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में डिजॉल्व होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जो जैसा है वो उसी के साथ अच्छे से कंबाइन होगा, घुलेगा, मिलेगा, और जिसका गुण अलग है वो एक दूसरे से अच्छे से घुल नहीं पाएंगे। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, नॉन पोलर है, और जल हमारा क्या है, यानी वाटर, पोलर है। तो इसलिए नॉन पोलर और पोलर अच्छे से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो नेचर है वो डिफरेंट हो गया। इसलिए ऑक्सीजन जो है जल के अंदर लेस सोल्यूबल होता है। वही बात कर लेते हैं HCl की। तो HCl क्या है, पोलर है, और हमारा जल भी क्या है, पोलर है। तो ये दोनों बहुत अच्छे से कंबाइन होंगे, यानी हाईली सोल्यूबल होता है जल के अंदर HCl। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं पोलर पोलर के साथ अच्छे से घुलेगा मिलेगा, और नॉन पोलर के साथ कंबाइन होगा। तो यह बात थी हमारे इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो लेस सोल्यूबल है, तो एक्वेटिक एनिमल कैसे सरवाइव करता है? तो जलीय जंतु को जीने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है वो उन्हें जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन से मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। उतना उनके लिए काफ़ी होता है। इस वजह से वो आसानी से जल के अंदर जीवित रह पाती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग कर अपना जीवन को बनाए रखती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले हम लोग प्रेशर को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेशर किस प्रकार हमारे गैस की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने दो सिस्टम ले लिया है, सिस्टम A और सिस्टम B। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम A के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं, जैसे एज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट इज अंडर दीज कंडीशन रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक इक्विलिब्रियम फेज पे पहुंच गए हैं,
और हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह सिस्टम ए के अंदर क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम एक में क्या होता है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है और ये जो रेड कलर का आपको बबल्स दिख रहा है वो गैस है। अब यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है पिस्टन का, यहाँ पे देखिए प्रेशर P1। अब ये जो सिस्टम है ये हमारा क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के फेज में है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का फेज कहने का मतलब क्या है कि ये जो गैस इस पानी के सतह के ऊपर भी है और ये इस पानी की सतह के अंदर भी है, यानी कि पानी में घुले हुए भी हैं। अब इसमें क्या होता है इक्विलिब्रियम के अंदर कि अगर गैस का एक भी पार्टिकल इस पानी के अंदर डिजॉल्व होता है तो वहीं दूसरा उस इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए फट से वो बाहर निकल जाएगा। जितनी मात्रा इसमें घुलेगी उतना ही गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार वही कि जो भी सिस्टम जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर जब पहुंच जाता है तो उसमें जो भी चेंज होता है तो उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए जो भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के द्वारा उस चेंज को अपोज करता है सिस्टम, जिससे कि उसका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम फेज में ही बना रहे। ठीक है, तो समझ लिया आपने कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि जितनी मात्रा गैस का इसके अंदर घुलेगा उतनी ही मात्रा वो बाहर भी निकल कर चली जाएगी। इसके सतह के ऊपर, सतह के अंदर घुसेगा पानी के अंदर, उतनी ही मात्रा बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अब सिस्टम बी के अंदर बात कर लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिस्टम बी में क्या क्या प्रभाव हो रहा है। When compressed the piston, increase the pressure over the solution. This will increase the number of gases particle per unit volume over the solution and also the rate at which the gaseous particle are striking the surface of solution to enter it. The solubility of gas will increase. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ वो हम फिगर में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ सिस्टम बी में क्या कह रहा है, जब हम इस इसी पिस्टन को जब हम और कंप्रेस्ड करते हैं, दबाते हैं, पहले P1 का प्रेशर लग रहा था इस सिस्टम के ऊपर, अब क्या करते हैं, अब हम इसे और प्रेशर बढ़ाकर इसको कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये जो गैस के जो कण थे यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम फेज में थे, वो क्या होते हैं कि वो पास आना शुरू होते हैं यानी कंप्रेस्ड होना शुरू होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि गैस जो इस वाटर के अंदर जो सॉल्यूबल था, अब यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि और ज़्यादा इसमें घुलना शुरू हो जाएगी इस लिक्विड के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रेशर को इंक्रीज किया है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पे अब जगह कम बच जाएगा, जिसके कारण वो लिक्विड के ओर आएगा। ये जो प्रेशर लग रहा है ये डाउनवर्ड लग रहा है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाने के कारण इसमें क्या होता है कि गैस के कण पास आते हैं और इस सतह से टकराएंगे उतना ज़्यादा, यानी कि उतना अधिक प्रेशर लगेगा इस सॉल्यूशन के ऊपर। इस गैस के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा अधिक तीव्र गति से जब स्ट्राइक करेंगे इस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर गैस की। ठीक है, यही बात कहा गया था। हालांकि कुछ समय पश्चात यह सिस्टम भी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने गैस के पार्टिकल इसमें घुसेंगे उतना ही गैस के पार्टिकल इस लिक्विड सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हेनरी ने और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए हम लोग हेनरी के लॉ को पढ़ लेते हैं। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हेनरी लॉ के द्वारा क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित तापमान पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है किसी द्रव के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस की विलायता जो है वो
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ वो समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम ए है और सिस्टम बी है। इसे हमने एक लिक्विड सॉल्वेंट से भर दिया है और जिसके अंदर सिस्टम ए के अंदर 2 गैस यहाँ पे हमने ले लिया है। पहला है ब्लू कलर से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीजन को और दूसरा है रेड कलर का नाइट्रोजन से। अब यहाँ पे सिस्टम बी में हमारा सिर्फ क्या है? नाइट्रोजन गैस को हमने लिया है। अब यहाँ पे देखिए सिस्टम ए के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 2 गैस है यानी कि ऑक्सीजन है और दूसरा है नाइट्रोजन है। अब इस सिस्टम के ऊपर पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इसका एक अलग प्रेशर होगा और यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस है इसका भी इस सॉल्यूशन के ऊपर अपना एक अलग प्रेशर होगा। दोनों का अलग अलग प्रेशर है। वो ये जो ऑक्सीजन है ये अपना दबाव लगा रहा होगा अपनी ओर से जितनी इसकी क्षमता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है यह भी अपनी क्षमता के अनुसार इस सॉल्यूशन के ऊपर दबाव डाल रहा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे सिस्टम बी में अगर हम नाइट्रोजन को ही ले ले तो सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस कह सकते हैं। लेकिन एक सॉल्यूशन के अंदर ढेर सारे गैस डिजॉल्व रहते हैं, इस वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ठीक है, तो हेनरी ने क्या कहा था कि जब एक निश्चित तापमान हो यानी टेम्परेचर हमारा फिक्स्ड हो तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो गैस इस सिस्टम के अंदर है वो सभी अपना अपना प्रेशर लगा रही होंगी और जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा इस गैस का इस सॉल्यूशन के ऊपर उतना ज़्यादा क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी इस सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ गई बात? अब क्या होता है कि जब हेनरी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो डाल्टन भी उसी समय ये जहाँ भी होंगे वो भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गैस के ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। बात वही कही थी, लेकिन इन्होंने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन में बताया। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि सिस्टम के ऊपर यानी कि एक सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मान लेते हैं इस सिस्टम में 10 मोल गैस है, अगला सिस्टम में 20 मोल ले लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसमें ज़्यादा होगा? 20 मोल जिसमें गैस की मात्रा, जितना ज़्यादा गैस होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना, तो उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा गैस का सॉल्यूशन के ऊपर। तो वही बात डाल्टन ने कहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? तब फिर हेनरी ने उसी चीज़ को क्या कह दिया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो इसी चीज़ को हेनरी ने उल्टा कह के इक्वेशन बना दिया कि पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा गैस का वेपर फेज के अंदर उतना ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन के रूप में गैस डिजॉल्व होगा। यानी कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH(x). अब KH यहाँ पे क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा हेनरीज लॉ का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे हेनरी ने ग्राफ पे प्लॉट किया HCl का पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ले लिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लिया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए 0.010 और यहाँ पे लिया है 0.202 और अपर साइड में प्रेशर का जो वैल्यू है 500 1000। जब इसे प्लॉट किया गया तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे निकला। ठीक है, ग्राफ के अंदर तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वैसे भी आता भी क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने
इस चीज़ को, इस बात को इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट किया और इसे ग्राफ में भी प्लॉट करके दिखा दिया। और यहाँ पे HCl का जो ये जो ग्राफ निकाला है उन्होंने, वो यूनिट लिया था उन्होंने पार्शियल प्रेशर का टॉर के रूप में। एक और बात यहाँ पे कि हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन का होगा। तो मोल फ्रैक्शन की तो यूनिट होती नहीं है क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है, तो हेनरी कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। पहला लिमिटेशन क्या है कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, गैस का प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत अधिक लो भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विथ सॉल्वेंट। तीसरा कंडीशन क्या दिया कि जो हमारा सॉल्यूट है गैस, वो सॉल्वेंट के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, तभी ये हेनरी लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ की। पहला है टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सोडा वाटर के बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्कूबा डाइवर्स, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट्स बेंड्स accompanying the decompression of deep sea divers। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग गोताखोर भी कहते हैं। जब वो गोताखोर समुद्र के अंदर जब जाते हैं एकदम डीप में, तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है पानी का, मतलब कि बॉडी के ऊपर, गोताखोर के शरीर के ऊपर पानी का दबाव बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इससे क्या होता है, पहले वो सांस लेने के लिए जो टैंक लेकर जाया करते थे उसमें क्या होता था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये वायु भरी जाती थी। तो इससे क्या होता था कि वो जैसे जैसे नीचे जाते जाते थे प्रेशर इंक्रीज होता था। तो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, हमने अभी पढ़ा। तो उनके शरीर में क्या होता था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों काफ़ी अधिक मात्रा में ब्लड के साथ घुल जाते थे। अब इससे दिक्कत क्या होती थी कि जब वो बाहर आते थे तो प्रेशर अचानक से कम हो जाता है। पानी के अंदर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए गैस भी अधिक शरीर में घुली हुई है। अब बाहर आए तो प्रेशर कम हो गया, एकदम से बिल्कुल ही कम हो गया। फिर सारी गैसें जो शरीर ब्लड के अंदर जो घुली हुई है वो बाहर निकलना शुरू होने लगती है। अब जब निकलना शुरू होने लगती है तो वो बबल्स के रूप में, बुलबुला के रूप में जब निकलने लगती है शरीर से बाहर, तो वो ब्लड के जो नस होते हैं उनमें क्या हो जाता है, अवरोध पैदा हो जाता है, मतलब कि खून नस के अंदर वो ब्लॉकेज बनने लगता है बेंड्स के रूप में। तो इसके कारण क्या होता था कि गोताखोर को एकदम अचानक से तेज दर्द होने लगता था, और वह दर्द इतना ज़्यादा हो सकता था कि आदमी की मृत्यु भी हो जाती थी। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए अब जो टैंक बनाया जाने लगा हेनरी लॉ के द्वारा, वो उस टैंक को डाइल्यूट कर दिया गया। किसके द्वारा, अब उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो था ही, अब हीलियम को भी मिला दिया गया। अब इसमें देखिए, अब जो टैंक बनाया जाने लगा वो क्या होता है, हीलियम का जो परसेंटेज होता है 11.7% होता है, और नाइट्रोजन 56.2% होता है, और ऑक्सीजन की मात्रा कितना होती है 32.1%। तो डाइल्यूट कर देने के बाद क्या होता है कि अब उतना ज़्यादा अधिक मात्रा में शरीर के अंदर गैस डिजॉल्व नहीं होती है, ब्लड के अंदर गैस डिजॉल्व नहीं होता है, जिसके कारण अब कोई दिक्कत नहीं होती है गोताखोर को जब वो बाहर निकलते हैं पानी से। ठीक है, और हेनरी लॉ का उपयोग कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे हेनरीज लॉ इन रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन करने का मतलब क्या है कि अभी हमने समझा, जैसे कि हमने एयर को इनहेल किया, मतलब कि हमने वायु को अपने अंदर लिया सांस के द्वारा। अब वो वायु क्या होता है, फेफड़े के द्वारा पूरे हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है। तो ब्लड क्या हुआ, हमारा सॉल्वेंट हुआ, लिक्विड सॉल्वेंट
का काम किया और एयर क्या हुआ, वो गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ भी हेनरी लो को देखा गया है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप एयर को अपने अंदर इनहेल करेंगे उतना ज़्यादा एयर हमारे शरीर में घुलेगा, यानी ब्लड के साथ घुलेगा, यही है। अब नेक्स्ट है कि हेनरीज लॉ इन एनोक्सिया। अब एनोक्सिया क्या है, एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, अब इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जब शरीर के अंदर ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब एनोक्सिया हो जाता है। अब एनोक्सिया कैसे होता है, जैसे जनरली पर्वतारोही जो रहते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, उनमें देखा गया है क्या होता है कि जैसे जैसे वो जितनी ऊंचाई पर, मतलब पहाड़ों पर जितनी ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होते जाता है। अब जब प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन जो वो लेंगे, यानी कि जो एयर जो इनहेल करेंगे, वो ब्लड में उनके अच्छी तरह से घुलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम हो गया है। अब जब शरीर के अंदर ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आदमी को सोचने समझने की क्षमता खो जाती है, वो अच्छे तरीके से सोच समझ नहीं पाते हैं, और क्या होता है, इसमें थकान भी महसूस होने लगती है। जब यही बीमारी जब एकदम पीक पे चला जाता है तो आदमी अपना नाम तक भी भूल जाता है। यह इस प्रकार का बीमारी है। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हमने क्या पढ़ लिया, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के अंदर नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ लिया। अब हमारा बच गया है क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के अंदर। तो जनरली गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और हम जानते ही हैं कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है किसी सॉल्यूशन के अंदर तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और जब टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यही था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का प्रभाव सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब इसे भी उदाहरण से और समझ सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, इस कारण से एक्वेटिक लाइफ जो है, यानी एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स रेदर देन इन वार्म वाटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो जलीय जीव जंतु हैं वो ठंडे जल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं गर्म जल के अपेक्षा, क्योंकि ठंडे जल में क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन जो है ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व होगी, और जिससे उन्हें ऑक्सीजन की जो पूर्ति होगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति उनकी हो जाती है। इसलिए वो लोग ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं, ना कि गर्म जल में। ठीक है, एक और चीज़ जाते जाते हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी लॉ का इक्वेशन क्या था, P इक्वल टू KH, यानी कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इससे क्या होता है कि जब हमारा KH की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, कम होंगे। जब कम होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर तो फिर प्रेशर कम लगेगा। जब प्रेशर कम होगा तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, वो इसी के जगह पर अगर KH की वैल्यू जब कम होगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब जब ज़्यादा लगेगा तो सॉल्यूशन के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।